हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। समर्पण क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं। मतलब कोई अपरिमेय संख्या है तो उसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आप जान लें अपरिमेय संख्या क्या है। पिछले वीडियो में तो पढ़े ही हैं, थोड़ा सा फिर यहाँ देख लें। यदि कर्ण के अंदर कोई संख्या अभाज्य लिख दें, जैसे 2 अभाज्य है, कामा कर्ण 3 या √3, यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या हम लिख दें तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी दिख जाए, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर दिख जाए तो वह अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या दिख जाए, भाज्य के मतलब 4, 6 इत्यादि, तो आप कहेंगे वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। लेकिन अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या दिख रही है तो हमेशा कहना है अपरिमेय है। और रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या दिख रहा है तो कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये चीज जानते रहें, इस सब का जरूरत पड़ेगा। आगे हम कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं, उसको जानना है तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। जैसे पूर्णांक और अपूर्णांक क्या है, पूर्णांक और अपूर्णांक क्या है। जैसे हमने लिखा 5, बिना दशमलव संख्या अगर लिखी गई है तो उसे आप पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर। और यहीं लिख दिए 0.5, ये क्या है, अपूर्णांक है। अगर संख्या में दशमलव दिख गया, संख्या में अगर लगा हुआ दशमलव दिख गया तो ये अपूर्णांक है और एक पूर्णांक है। और याद रखना है, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते। 5 का मतलब पूरी 5 वस्तु, 0.5 का मतलब आधी वस्तु। 5 वस्तु एक तरफ, आधी वस्तु एक तरफ, कभी बराबर नहीं होंगे। यानी आप माइंड में आपको रखना है, एक पूर्णांक संख्या और एक अपूर्णांक संख्या ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। आगे अब आपको जान लेना है ऐसी दो संख्या जैसे 2 ले लिए और 3 ले लिए, ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, ऐसी दो संख्या जो सिर्फ 1 से ही विभाजित हो, उसे हम कहेंगे सहभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, अगर 2, 3 को आप विभाजित करेंगे तो केवल 1 से ही डिवाइड होगा। 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, 2 और 3 को एक के अलावा अन्य कोई संख्या है नहीं जो इसे विभाजित कर दे। अर्थात ऐसी दो संख्या जो केवल 1 से ही विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, वे दोनों संख्याएं परस्पर सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनसे फायदा क्या होता है, इनसे ये फायदा होता है, अगर कोई भिन्न है जैसे 3/2, यदि भिन्न कहो या परिमेय संख्या एक ही बात, यदि किसी परिमेय संख्या या भिन्न का अंश और हर परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हो, परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हो, तो इसका मान सदैव जो आएगा वो अपूर्णांक होगा, हमेशा अपूर्णांक ही मिलेगा। अपूर्णांक मतलब दशमलव वाली संख्या, यानी 3 में आप 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देंगे, हमेशा दशमलव में परिणाम प्राप्त होगा। और दशमलव में जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम अपूर्णांक कहते हैं। तो जैसे अब यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, अब 5 और 2 ये परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हैं। क्यों? क्योंकि 5 और 2 केवल 1 से कटेगा, केवल 1 से कटेगा। या आप कह सकते हैं ऐसी दो संख्या जिनका HCF सिर्फ 1 हो, वो परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हैं। और जो सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, तो सहभाज्य पूर्णांकों का अगर आप भाग देंगे एक दूसरे में तो हमेशा अपूर्णांक ही रिजल्ट मिलेगा, ये बात याद रखें। लेकिन एक शर्त है, हर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 5/1 करेंगे तो 5 में 5 और 1 भी सहभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन हर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तब हमेशा अपूर्णांक मिलेगा। अगर आप हर का मान 0 या 1 लेंगे तब अपूर्णांक नहीं आएगा। अगर 1 लेंगे तो बराबर रिजल्ट 5 देगा जो कि पूर्णांक हो जाएगा। तो याद रखना है, कोई भिन्न
कोई भिन्न अपूर्णांक कब होगा? कोई भिन्न अपूर्णांक तभी होगा जब अंश और हर की संख्या परस्पर सहभाज्य हो। सहभाज्य का मतलब दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही कटें और किसी से न कटें, तो हम कहेंगे ये दोनों संख्याएं परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हैं। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा अपूर्णांक मिलेगा। और एक बात ध्यान देना है, अपूर्णांक के लिए जरूरी होता है हर का मान 1 से बड़ा रखना होगा आपको। यहाँ 2 है, हर का मान 1 से बड़ा है। तो चले फिर आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको वो तरीका बताएंगे जो सबसे अलग तरीका होगा और आपके किताब से भी थोड़ा अलग होगा और सबसे बेस्ट तरीका होगा, उसी को हम बताएंगे जो आप बढ़िया से समझ पाए। हमें सिद्ध करना है रूट 5 अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए विरोधाभास नियम का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास नियम क्या होता है? विरोधाभास नियम ये होता है कि पहले हम कोई एक संख्या, जो चीज सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 5 अपरिमेय है, पहले मान लेंगे कर्णी 5 क्या है? परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद कुछ स्टेप हम ऐसे फॉलो करते हुए नीचे तक आएंगे और नीचे हम ये चीज प्राप्त करके दिखाएंगे कि एक साइड पूर्णांक आया है और एक साइड अपूर्णांक जो कि बराबर आएगा। फिर जो आप पूर्णांक और अपूर्णांक बराबर लाएंगे फिर उसी का हम विरोध करा देंगे। जैसे ही विरोध हो जाएगा ना, वैसे ही हमारी जो कल्पना पहले आप किए रहेंगे कि कर्णी 5 परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी गलत हो जाएगी और जो संख्या अपरिमेय नहीं होगी उसको हमें परिमेय ही, जो परिमेय नहीं होगी उसे हमें अपरिमेय मान लेना पड़ेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रमेय को विरोधाभास कंट्राडिक्शन मेथड जिसे कहते हैं उस विधि से सिद्ध करेंगे। तो विरोधाभास नियम क्या होता है? जो चीज आपको सिद्ध करना है उसका उल्टा मानो। सिद्ध करना है कर्णी 5 अपरिमेय है तो हम मान लेंगे, माना कर्णी 5 अपरिमेय को उल्टा परिमेय, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना कर लेते हैं। ये हमारा कल्पना है, इमेजिन कर लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये रूट 5 हमारा परिमेय संख्या बन गया है, मान चुके हैं, तो इसलिए हम कहेंगे रूट 5 चूंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बराबर सूत्र होता है परिमेय संख्या बराबर P बटा Q। परिमेय संख्या को कहते हैं P बटा Q। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना होगा, जहां P और Q, जहां P और Q, ये लाइन आपको याद रख लेना है, हमेशा हर सवाल में लिखना है। जहां P और Q परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब सहभाज्य पूर्णांक आप समझ गए हैं। अगर P और Q परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है तो इसका मतलब तय है
यह और यह सिर्फ एक से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, सहभाज्य पूर्णांक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 होने पर ये परमेय नहीं रह जाएगा, जबकि ये परमेय होना चाहिए। तथा Q का मान, एक बात और बताए हैं, तथा Q का मान ये 1 से बड़ा होना चाहिए। आपको बताए थे हर का मान 1 से बड़ा, अगर हर का मान 1 से बड़ा नहीं लेंगे तो ये पूर्णांक बन जाएगा। इसलिए हर का मान 1 से बड़ा रखो और P और Q परस्पर सहभाज्य पूर्णांक हो, तो ये P बटा Q हमेशा रिजल्ट क्या कहलाएगा? अपूर्णांक कहलाएगा। आगे हम क्या करते हैं, अब यही वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे, और याद रखो वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो आप केवल एक ही पक्ष का वर्ग नहीं करेंगे, सवाल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी काम करें दोनों पक्ष में सवाल का बैलेंस बना रहेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग मतलब घात 2 लगाना होता है। चलो बायां पक्ष उठाएं, बराबर के पहले जो होता है वो बायां पक्ष √5, इसका वर्ग करें, वर्ग में घात 2 लगा दो, हो गया। बराबर दायां का वर्ग करें, पहले दायां लिख लो P बटा Q, इसका भी वर्ग लगा दो। एक से अधिक राशियां हो तब वर्ग लगाना हो तो ब्रैकेट के बाहर। अब क्या होता है, ये वर्ग वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आया 5 बराबर। अब इसका आप अलग अलग करेंगे, ये साझा है पावर 2, अगर ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये साझा पावर इसके भी ऊपर जाएगा, इसके भी ऊपर, यानी P वर्ग बटे Q वर्ग। थोड़ा सा जगह बनाते हैं। चलिए बाकी हम इधर इस साइड आगे आ जाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो आपका हर में Q वर्ग है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, यानी 5 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, का मतलब Q गुणे Q 2 बार तोड़ के लिख दीजिएगा, हर को 2 बार लिख देना। अब क्या करेंगे, तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे तिरछे गुणा, इस Q का, एक Q का गुणा 5 में कर दो, ये हो गया 5Q। अक्षर गुणा गिनती में करना है, अक्षर गुणा गिनती में करना, पहले गिनती लिखो फिर अक्षर, हो गया गुणा बराबर। इधर क्या बचा, P वर्ग बटे Q, एक Q तो इधर बचा ही है। अब आपको ये देखना है, ये आप यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ये 5Q क्या है, पूर्णांक, और P वर्ग बटे Q क्या है, पूर्णांक, अपूर्णांक। क्यों? क्योंकि बिना दशमलव संख्या अगर लिखी गई है तो वह तो पूर्णांक होगा, 5 में दशमलव नहीं है तो पूर्णांक है। और P और Q आप पहले ही लिख चुके हैं, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, तो 5 इधर पूर्णांक और Q भी पूर्णांक है। एक पूर्णांक में एक दूसरे पूर्णांक का जब भी गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा पूर्णांक ही होगा। अंकगणित में समझना चाहें, जैसे 3 ले लें और 4 ले लें, 3 और 4, 3 भी पूर्णांक है क्योंकि दशमलव नहीं है, 4 भी पूर्णांक है। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा जो आएगा, जैसे 12, ये भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो ये 5 पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो 5Q दोनों का गुणनफल 5Q भी एक पूर्णांक है। और इधर वर्ग 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, P बटा Q क्या है, अपूर्णांक है। क्यों अपूर्णांक है? क्योंकि परस्पर ये सहभाज्य हैं और Q का मान 1 से बड़ा है, तो P बटा Q हमेशा अपूर्णांक होगा। अगर P बटा Q अपूर्णांक है तो P स्क्वायर बटा Q भी हमेशा अपूर्णांक ही होगा। लेकिन हम एक चीज जान चुके हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ तो यह पूर्णांक और यह अपूर्णांक दोनों बराबर आ गया है।
अगर ये दोनों चीज बराबर आ गया है तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की। क्या गलती की? यहाँ जो आप माने थे, आप जो ये चीज माने थे, कल्पना किए थे कि माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है, ये बात आप गलत माने हैं, तभी ये रिजल्ट भी गलत आया है। क्योंकि एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते। अर्थात यहां लिखेंगे थोड़ा सा, चूंकि 5q पूर्णांक है, 5q पूर्णांक है और p वर्ग बटा q अपूर्णांक है, अपूर्णांक है। इसलिए यह पूर्णांक है, ये अपूर्णांक है, और एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5q बराबर नहीं होगा, बराबर लिख के काट देंगे p वर्ग बटे q के। अब यह क्या किया, यह समीकरण 1 का विरोध कर दिया। कैसे? समीकरण 1 कह रहा है कि यह दोनों बराबर हैं, लेकिन यह कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। यानी यह परिणाम समीकरण 1 का विरोध करता है। 5q इज नॉट इक्वल पी ऑफ स्क्वायर अपॉन q, जो समीकरण 1 का विरोध करता है, समीकरण 1 का विरोध करता है। और जैसे ही विरोध होता है वैसे ही हमारी कल्पना गलत साबित होती है, जो समीकरण 1 का विरोध करता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अब ये बात मिल गया, क्या चीज गलत हो गया? जो आप कल्पना किए थे। कल्पना यही है कि माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत हो गई। और याद रखें, जो परिमेय नहीं होगा वो हमेशा अपरिमेय में जाएगा। अब √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है, तो सही क्या होगा? यानी √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे ही आप एक आध क्वेश्चन और अगर करेंगे तो आपका लिखने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम अपने मन से लेते हैं ताकि आपका बढ़िया समझ में आ जाए। चलें, जैसे मान लें हमें सिद्ध करना है, आपके किताब का जो उदाहरण है उसका लेते हैं। सिद्ध कीजिए √2 करणी 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए करणी 2 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम वही बात करेंगे, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का मतलब जो चीज सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लिया करें। माना करणी 2 अपरिमेय संख्या है, ये न मान के आप उल्टा मानेंगे। कल्पना हमेशा उल्टा करना है। माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है, जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लिया करो। सिद्ध करना है करणी 2 अपरिमेय, तो हम मान लिए माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना हो गई। अब यही कल्पना हमें गलत साबित करना पड़ेगा, और जैसे ही कल्पना गलत होगी तो अपने आप ये अपरिमेय कहा जाएगा। अब हम ये मान के चलेंगे करणी 2 अपरिमेय है, तो करणी 2 एक परिमेय संख्या कल्पना कर चुके हैं, करणी 2 को परिमेय मान के चलेंगे। इसलिए करणी 2 बराबर होगा, करणी 2 चूंकि अब हम मान चुके हैं परिमेय है, तो परिमेय बराबर सूत्र होता है P बटा Q। यहां आपको ये बात लिखना पड़ेगा, जहां P और Q, जहां P और Q परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य
पूर्णांक हैं। और क्या लिखेंगे, और q का मान 0 नहीं है तथा q का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। q का मान 1 से बड़ा तभी अपूर्णांक p बटा q होगा। अगर ये और ये सहभाज्य नहीं लिखोगे और q का मान 1 से बड़ा नहीं लिखेंगे तो यह पूर्णांक भी मिल सकता है। अब इतनी शर्त डाल देने पर ये हमेशा p बटे q जहां दिखेगा वो अपूर्णांक ही कहा जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होता है, वही बात करना है, वर्गमूल हटाना है। तो दोनों वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग बना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलें वर्ग करें। वर्ग मीन्स कुछ नहीं, केवल घात 2 लिख दो, हो गया वर्ग। दाएं का भी वर्ग करना है तो घात 2 लगा दो, हो गया वर्ग। अब ये वर्ग वर्गमूल कट जाता है तो आया 2, और ये वर्ग साझा है, इसके भी ऊपर आएगा, इसके भी ऊपर, दोनों अलग अलग होंगे तो साझा दोनों के साथ जाएगा। अब इस हर को 2 बार तोड़ के लिख दिया करो, तो 2 बराबर p वर्ग बटे q गुणे q 2 बार। अब हम क्या करें, एक q का गुणा इधर करा दो, चलो इस साइड आ जाए, एक q का गुणा 2 में करा दो। ध्यान दें 2 भी क्या है पूर्णांक, q भी क्या है पूर्णांक। एक पूर्णांक में एक पूर्णांक गुणा करने जा रहे हैं तो रिजल्ट जो 2q आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। तो 2q एक पूर्णांक हो गया, बराबर इधर क्या बचा, p वर्ग बटा एक q इधर बचा है, p वर्ग बटा q। अब 2q पूर्णांक है और p बटा q क्या है, अपूर्णांक। वर्ग लगने से वो उसके मान में मतलब अपूर्णांक ही रहेगा, कोई पूर्णांक नहीं हो जाएगा। तो वर्ग को आप न देखें, डायरेक्ट p बटा q देखो, और p बटा q क्या है, अपूर्णांक ही हमेशा होगा। तो 2q पूर्णांक है और p बटा q क्या है, अपूर्णांक। लेकिन यहाँ एक पूर्णांक हम ये भी जानते हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी बराबर नहीं होते। तो यहाँ लिखना होगा थोड़ा, चूंकि 2q पूर्णांक है और p वर्ग बटा q अपूर्णांक है, और याद रखें एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे 2q ये बराबर नहीं होगा p वर्ग बटे q के। इसे समीकरण 1 कहें। अब यह विरोध कर रहा है किसका, समीकरण 1 का। जैसे ही समीकरण का विरोध होगा वैसे ही कल्पना गलत साबित हो जाती है, यही विरोधाभास रूल है। किसी का आप विरोध करा दो तो जो आपकी कल्पना है वो गलत मान ली जाती है। तो ये चीज समीकरण 1 का विरोध कर दिया। यहां लिखेंगे जो कि समीकरण 1 का विरोध करता है, विरोध करता है। जैसे ही समीकरण 1 का विरोध होगा वैसे ही हमारी कल्पना गलत होगी। थोड़ा सा जगह बना लें। इतने में हो जाए। समीकरण 1 का विरोध करता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना थी जो गलत हो गई, कल्पना ही यह था कि कणी 2 परिमेय संख्या है, ये बात गलत साबित हो गई। याद रखें जो परमेय नहीं होगा उसे आप अपरमेय ही कहेंगे। यहाँ ये बात गलत हो गई कि कणी 2 परमेय संख्या है, गलत है। तो क्या होना चाहिए, अब अपरमेय है, इसलिए कणी 2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से आप तमाम अभाज्य संख्या कणी के अंदर रख के इसी नियम से आप सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप दोहराइए और तब तक के लिए, और आप
अन्य उदाहरण भी लगाइएगा। धन्यवाद।